हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि जो हमारी एनसीईआरटी जो हमारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी में जो सिलेबस चेंज किया गया है इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का, और जो क्लास जो एट्थ है उसकी हिस्ट्री यानी कि सामाजिक विज्ञान के तहत जो हमारा इतिहास आता है, हमारा भारत तृतीय, इसको जो है हम आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और कक्षा 8वीं के लिए ये जो है पाठ्य पुस्तक है, हम इसको डिटेल वाइज जो है पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कंटेंट में यानी कि विषय सूची में आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। फिर हम फर्स्ट लेसन को आज जो है कंप्लीट एक तरीके से कर देंगे, एक वीडियो में एक लेसन। ठीक है। यानी कि टोटल 9 जो है वीडियोस हमारे इस बुक से होंगे। तो क्लास 8th की बुक्स को बनाने की कोशिश करते हैं, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है मुग़ल सम्राट और उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। इस लेसन में हम जो है मुग़लों के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ हमारे जो भारतीय जो खासकर जो लोकल जो राजा रानियाँ थे वो किस प्रकार के विरोध या प्रतिरोध जो है उन्होंने किए थे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम सिख गुरुओं के बारे में जानेंगे, फिर भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे, फिर छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं के बारे में जानेंगे हम। फिर 17वीं शताब्दी में जो मुग़ल थे उनका अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से प्रतिरोध या विरोध या विद्रोह जो उनके खिलाफ़ हुए थे वो किस तरीके से हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, ये सब चीज़ें जो है हम उसमें पढ़ेंगे। फिर हम 18वीं सदी का जो भारत है ना उसके बारे में जानेंगे कि 18वीं सदी में जो भारत था वो किस प्रकार का था, वो सारी पिक्चर्स हमारे सामने होंगी। फिर हम देखेंगे कि यूरोपियन जो घुसपैठ थी वो किस प्रकार से शुरू हुई थी, अंग्रेज़ों की कहाँ पे वो आए थे, किस तरीके से आना जो है भारत में शुरू हुए थे। उनकी विस्तारवादी नीतियाँ मतलब उनकी जो नीतियाँ थी वो किस प्रकार की रही थी और कैसे जो है उन्होंने भारत में पैर जमाया था। फिर जब वो पैर जमा चुके थे तो फिर उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जो है उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो जो कंपनी है उसके शोषण की नीतियाँ किस तरीके से उन्होंने जो है कंपनी के तहत, कंपनी जैसे स्थापित हो चुकी थी, वो हमारे भारतीय जो आंतरिक जो बातें होती थी, आंतरिक जो मामले होते थे, राजनीति होती थी, हमारी इकोनॉमी होती थी, मतलब हमारी जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी आर्थिक स्थिति होती थी, आर्थिक जो गतिविधियां होती थी एक्चुअली उनमें जो है हस्तक्षेप जो है करने लग गए थे। फिर हम 1857 की जो क्रांति है ना उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। और ये हमारा इस तरीके से 9th जो लेसन है उसमें जो है हम ये चीज़ें जो है बारी बारी पढ़ेंगे। तो देखते हैं अभी यहाँ से जो है फर्स्ट जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा जाएगा वीडियो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देखिए कैसे जो है हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। तो एक बार पूरा पढ़ देते हैं और फिर आपको बता देते हैं। बाबर ने 1526 में मुग़ल राजवंश की नींव रखी थी, परंतु मुग़लों को प्रारंभ से ही भारतीय स्थानीय शक्तियों के कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह ने बाबर का प्रतिरोध किया था और बाबर के उत्तराधिकारी जो थे हुमायूं, उनको तो शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से ही खदेड़ दिया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि महान राजा हुए थे हमारे भारतीय जो राजा थे, इन्होंने दिल्ली और आगरा से मुग़लों को हराकर हिंदू साम्राज्य को दोबारा से स्थापित करने का एक भरकस प्रयास किया था। और फिर रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। प्रतिरोध का मतलब यही है कि ये रुकावट बने थे मुग़लों के अंतर्गत, ठीक है, मुग़लों के सामने। तो फिर उसके बाद जो है क्या हुआ था, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो महाराणा प्रताप ने आजीवन अकबर के लिए एक प्रबल चुनौती जो है बने रहे थे। अकबर एक मुग़ल सम्राट रहे हैं, महान मुग़ल सम्राट रहे हैं, हुमायूं के पुत्र थे ये, ठीक है, बाबर के पोते थे ये। प्रस्तुत अध्याय में हम जो है मुग़ल सम्राटों और उनके विरुद्ध होने वाले प्रारंभिक प्रतिरोधों, विशेषकर हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप के बारे में इस लेसन में, इस पाठ में हम जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से, कितनी वीरता से जो है उन्होंने मुग़लों का जो है क्या किया था, इनके खिलाफ़ प्रतिरोध किए थे, विद्रोह किए थे। सबसे पहली बात तो ये है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी, तो बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में की थी।
ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि इनके खिलाफ जो है भारतीय जो स्थानीय जो शक्तियाँ थी, इन स्थानीय शक्तियों में ये कह सकते हैं आप लोग रानी दुर्गावती हो गई, हेमचंद्र विक्रमादित्य हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, राणा संग्राम सिंह हो गए, ये सब जो है हमारे स्थानीय जो है वीर थे, वीर या वीरांगनाएं थी, जिन्होंने क्या किया था, इनके सामने जो है रुके हुए थे, जिन्होंने क्या नहीं करने दिया था, आसानी से कब्ज़ा एक तरीके से मुग़लों को करने नहीं दिया था हमारे भारत के ऊपर, ठीक है। अब हम जो है अपना लेसन जो है स्टार्ट करते हैं। 1526 में भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो कैसी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और जो ये राज्य थे उनके जो शासक थे, जिनको भी जो राज्य मिला हुआ था, वो एक दूसरे से जलते रहते थे। देखिए, जो वो दो बंदरों की जो कहानी है ना, वो सुनी होगी आपने, और उसमें जो है बिल्ली फ़ायदा उठा जाती है ना, तो वो चीज़ जो है इसी तरीके से हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलती है। जिसका लाभ क्या हुआ था, तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज जो थे, बाबर जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया था। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1556 में हुआ, 1522 में 26 में हुआ था, सॉरी 1500 जो है 26 में जो बाबर हैं, उन्होंने जो है क्या किया था, भारत की जो दिल्ली है उसके ऊपर जो है आक्रमण एक तरीके से बोल दिया था। और उस समय पर दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, ठीक है। और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने, और फिर क्या कर दिया था, दिल्ली की जो राजगद्दी है उसके ऊपर जो है अपने आप को जो है एक तरीके से बैठा लिया था, अपने आप को सुल्तान जो है भारत का, दिल्ली का घोषित कर दिया था। क्योंकि उस समय पर दिल्ली जो साम्राज्य था बहुत मतलब बड़ा साम्राज्य था। फिर हम बात करते हैं, इसने जो है मुग़ल जो शासक थे, इन्होंने जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है भारत के ऊपर शासन किया था। एक्चुअली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 1757 के अप्रोक्सीमेट जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उस समय तक जो है ये काफ़ी जो है बने हुए थे, है ना। 1717 में जो मुग़ल सम्राट हैं औरंगज़ेब, उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य जो है कमज़ोर पड़ता गया था। तो लगभग 1757 के आसपास जाकर अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे आना शुरू कर दिया था, जो कि 9th लेसन में हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुग़ल जो थे ना, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुग़ल लोग कौन थे। तो मुग़ल जो थे वो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया के जो है लोग थे, और वे तुर्क और मंगोल जाति का मिश्रण माने जाते हैं, ठीक है। और मुग़ल जो है चगताई है, सॉरी चगताई नहीं, चगताई जो है भाषा बोलते थे, जो कि तुर्की की एक बोली थी, भाषा नहीं थी, बोली थी। उज़्बेक जो थे, उनसे हारने के बाद बाबर ने क्या किया था, भारत की तरफ आना शुरू किया था, और वो इस प्लान में जो है कामयाब भी एक तरीके से हो गया था। अब देखते हैं कि ये 7 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं और मुग़ल शासक जो है इनके ऊपर लिखा हुआ है, ये जो है हमें ये बताते हैं कि किस समय पर इस राजा का शासन शुरू हुआ था, और दूसरी जो बात है वो ये बताती है कि इस समय पर इस राजा का शासन ख़त्म हुआ था, ठीक है। बाबर ने स्थापना की थी 1526 में, और 1857 आते या 1707 तक ही समझ लीजिए बस आप। उसके बाद तो जो है अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित होना शुरू हो चुका था, ठीक है। अगर शुरू नहीं हुआ था तो अगर मैं सही हूँ तो 1757 तक जो है प्रभु तो बड़े अच्छे तरीके तक जो है शुरू हो चुका था। अंग्रेज़ जो है इनको जो पूर्व उत्तरवर्ती जो मुग़ल जो बादशाह थे या शासक थे, वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों के बहकावे में आ चुके थे। तो सबसे पहले बाबर, इन्होंने 1526 में स्थापना की थी, 1530 तक शासन किया, सिर्फ 4 वर्षों तक। फिर उसके बाद हुमायूं ने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। फिर उसके बाद इनको खदेड़ दिया गया था। फिर जो है 1555 में दोबारा से 15 वर्षों तक के बाद वापस जो है ये आए। फिर इन्होंने 1 साल तक जो है शासन किया। फिर अकबर राजगद्दी पर बैठे। ये सबसे सफलतम जो है राजा माने जाते हैं। मुग़ल जो है राजा सबसे सफलतम राजा माना जाता है इनको। 1556 से 1605 तक इन्होंने राज किया। फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब जो है अंतिम सम्राट एक तरीके से माने जाते हैं। किस वे में? जो कि शक्तिशाली थे। उसके बाद जो है 11 मुग़ल राजा हुए 1707 से लेके 1857 तक। इतने राजाओं ने 11 राजाओं ने जो है 1707 से लेके
1857 तक जो है राज किया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। तो भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। वो उज़्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर ने 1519 से लेके 1526 के बीच में भारत पर 5 आक्रमण किए थे। 1519 से लेके 26 तक भारत पे 5 बार उन्होंने जो है क्या किया था, आक्रमण किया था। और उसका 5वां जो आक्रमण था वो कहाँ पे था? वो दिल्ली पे था। इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल वंश की स्थापना की थी। और ये जो युद्ध था पानीपत के मैदान में 1526 में लड़ा गया था। और ये पहला युद्ध कहा जाता है पानीपत का। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या किया था? तोपों का प्रयोग किया था और तुलुगुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। ये एक प्रोफेशनल लड़ाई का एक टाइप होता है जिसमें सेना को 3 टुकड़ियों में बांट दिया जाता है, आगे पीछे और बीच में। और फिर ये किसी एक ख़ास तरीके से दुश्मन को जो है घेरते हैं। तो ये तुलुगुमा जो लिखा हुआ है ना, ये युद्ध प्रणाली है, एक तरीका है लड़ाई को लड़ने का। तो तोपों और तुलुगुमा प्रणाली का यहाँ पे प्रयोग किया था। पहली बार तोपों का प्रयोग जो है 1526 की जो पानीपत की लड़ाई थी ना, प्रथम विश्व युद्ध था, जो विश्व युद्ध नहीं महायुद्ध था एक तरीके से, उसमें किया गया था। इस युद्ध के बाद बाबर को 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ व हसन खां मेवाती के साथ जो है लड़ाई करनी पड़ी थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर ने जिहाद का नारा लेकर जो है इस युद्ध को लड़ा था। तो क्या बच्चों मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जिहाद क्या होता है? प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। कोई शाना या इंटेलिजेंट सा बच्चा या गूगल करके भी आप जो है बता सकते हैं। इसके बाद बाबर ने क्या किया था? चंदेरी में 1528 में और घाघरा में 1529 में युद्ध में विजय प्राप्त करके मुग़ल वंश की नींव को एक तरीके से पूरे तरीके से जो है भारतीय या जो दिल्ली की जो गद्दी थी उसको एक तरीके से सुदृढ़ कर लिया था। फिर इनके जो प्रतिद्वंद्वी थे राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये हमारे थे, वो मुग़ल बादशाह थे, ये हमारे बादशाह थे। भारत में जो है उनको बाबर को जड़ जमाता देखकर उस काल के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे राणा सांगा, जिन्होंने 482 से लेकर 1528 तक जो है एक तरीके से जीवन जिया और उनको युद्ध में ललकार दिया। और राणा ने बहुत सारे भारतीय राजाओं को जो है इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम अपने लेसन के शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि जो भारतीय जो राजा थे या छोटे छोटे जो राज्यों में भारत जो है बटा हुआ था, और जो राजा थे ना एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, जलन महसूस करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, राणा सांगा ने उन सभी को इकट्ठा करने का जो है एक कार्य सबसे पहले तो किया था, ताकि इकट्ठा होके मजबूत होके जो है लोहा लिया जा सके, लड़ाई की जा सके। जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती, पानीपत में प्रस्त हुए अफ़गान भी शामिल थे। तो पानीपत में ये पहले हार का मुंह चख चुके थे, तो इसमें जो है इन सभी को भी शामिल कर लिया था इन्होंने। बाबर ने राणा सांगा का समर्थन करने वाले मुसलमानों को काफिर घोषित कर दिया था कि वो गद्दार हैं, उनको काफिर कह दिया था। ठीक है, तो ये जो शब्दावली होती है ना, ये ध्यान में रखने की होती हैं कि इनका मीनिंग क्या है। कोई बार क्वेश्चंस जो है ना पेपर में इसी तरीके के पूछे जाते हैं कि काफिर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस शब्द को किसने प्रयोग किया था। तो ये सब जो हमें देखने को मिलता है। फिर जो है क्या हुआ, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में खानवा के पास 16 मार्च 1527 में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। राणा सांगा ने मुगलों के पांव उखाड़ दिए थे। इसका मतलब क्या है, पाँव उखाड़ने का मतलब क्या है, ज़मीन से जब पाँव हट जाते हैं तो हम जो है अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। तो पाँव उखाड़ना मतलब क्या होता है, कमज़ोर महसूस करना। कौन कर रहे थे कमज़ोर महसूस? मुग़ल जो शासक हैं यानी कि बाबर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। राणा सांगा ने उनको इतनी कड़ी टक्कर दी थी। घाव लगने से मूर्छित हो जाने के कारण राणा सांगा जो है युद्ध क्षेत्र से बाहर चले गए थे। राजपूतों के साहसपूर्ण प्रतिरोध को देखते हुए बाबर ने न केवल उनका पीछा किया, न ही वह मेवाड़ प्रदेश पर आक्रमण करने का साहस भी जुटा पाया। और कहने का मतलब क्या है कि जो राणा सांगा थे हमारे, सबसे पहली बात तो ये एक राजपूत शासक थे। ठीक है, और ये जो है काफ़ी मतलब आपने देख लिया कि बाबर जो है इतनी शक्ति जो है इतने जो है मजबूत राजा हुए कि कहाँ अफ़गान से आके अफ़गानी होके, कहाँ सेंट्रल एशिया से आके यहाँ पे भारत में जो है एक तरीके से अपने जो है एक तरीके से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। और फिर उसके सामने जो है हमारे राजपूत जो हमारे राजा थे राणा सांगा या संग्राम सिंह,
इन्होंने जो है काफ़ी डटकर जो है क्या किया, उनका जो है विरोध किया या प्रतिरोध किया। तो उन चीज़ों से देखकर मेवाड़ पे भी ये आक्रमण करने की सोच रहे थे। तो उन्होंने उस समय पर बाबर ने अपने आप को रोक लिया था कि मैं मेवाड़ पे आक्रमण नहीं करता हूँ, ये तो बहुत बहादुर लोग हैं, ये मुझे यहीं पे नहीं रुकने दे रहे, तो मैं मेवाड़ की तरफ चला गया तो मेरे को रुकने ही नहीं देंगे। इसी प्रकार के एक और वीर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, मोहन सिंह मंडार, और ये हमारे हरियाणा से ही थे। मोहन सिंह मंडार का जन्म जो है या संबंध जो है कहाँ पे हुआ था, किससे था, हरियाणा के कैथल ज़िले से था। हाँ, मेरा ज़िला जो है जींद है, जींद से 56 किलोमीटर अवे है कैथल। तो उसका जो जीवन है वो संघर्षों से जो है व्यतीत हुआ था। उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर को भेजे हुए मुग़लों को भारी क्षति पहुंचाई थी, और बाबर ने अब बड़ी सेना के साथ जो है सिपह सालार तरसम बहादुर, ये किसी व्यक्ति का नाम है जो उनके सेना की टुकड़ी को जो लीड कर रहा था, जिसको यहाँ पे कैथल में भेजा था, और नौरंग बेग को भेजा था। इन दो व्यक्तियों को भेजा था जो पानीपत में लड़ चुके थे पहले। उस प्रकार के जो है एक तरीके से पारंगत सैनिकों को यहाँ पे भेजा था लड़ने के लिए। मोहन सिंह मंडार जो थे, उसकी वीरता की कथाएं और कहानियाँ सुन चुके मुग़लों ने जो है धोखा देने की योजना पहले से ही बना रखी थी। तो मुग़लों ने क्या किया, अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। जब वो क्या किया, एक तो गांव में जो है युद्ध करवा दिया, एक सेना टुकड़ी को वहाँ पे भेज दिया। तो गांव में युद्ध करने के जो है पीछे, यानी कि गांव में जब कोई आएगा, कोई सेना की टुकड़ी गांव में आएगी लड़ने के लिए, तो जो हमारे मोहन सिंह मंडार जी थे, उन्होंने क्या सोचा कि सिर्फ यही सेना आई हुई है तो इनको हम परास्त कर लेते हैं। तो वो तो सिर्फ एक ही टुकड़ी थी, तो पीछे आकर उन्होंने क्या किया, बाबर के सैनिकों ने पूरे गाँव को जला दिया। फिर क्या हुआ, मोहन सिंह मंडार जो है गांव को जलता नहीं देख सकते थे, तो इतने में वो क्या किया, उन्होंने वापस जो है अपने गांव में आए। फिर उन्होंने अपने गांव के लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास में क्या कर लिया गया, उनको दूसरी सेना की टुकड़ी के द्वारा उनको एक तरीके से पकड़ लिया गया और उनको कैद कर दिया गया। उस दिन हज़ारों नर नारियों ने या बच्चों ने शाही सेना को जो है एक तरीके से बच्चों को जो है क्या कर लिया था, एक तरीके से जो सेना थी, जो मुग़ल सेना थी, ठीक है, उसने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, पकड़ लिया था एक तरीके से। तो मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को, उन पकड़े हुए जो लोग थे, उनको जो है दिल्ली लेके आए, और फिर बाबर ने उनको सजाए मौत का फरमान सुनाया। पर साथ ही साथ यह भी कहा कि यदि वो इस्लाम कबूल लेते हैं तो उनकी जो सज़ा है वो माफ़ कर देंगे, अन्यथा उनको सजाए मौत दे दी जाएगी। तो इस्लाम तो स्वीकारते नहीं हैं ये, तो इस्लाम नहीं स्वीकारा। तो इस प्रकार से हमारे वीर शासक या वीर एक व्यक्ति हैं, हरियाणा की मिट्टी के एक वीर मोहन सिंह मंडार को जो है मौत के घाट जो है एक तरीके से उतार दिया गया। फिर इसी प्रकार के एक और हमारे हरियाणा के वीर जो है देखने को मिलते हैं हमें, जिनका नाम क्या था, हसन खां मेवाती। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें इस्लाम का वास्ता दिया, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम है और बाबर भी एक मुस्लिम थे। तो उन्होंने क्या किया था, इस्लाम का वास्ता दे दिया था उसको, उनके धर्म का वास्ता दे दिया था। लेकिन वो जो है ठहरे देशभगत इंसान, तो उन्होंने जो है अपने मज़हब को नहीं स्वीकारते हुए अपने राष्ट्र को पहले नंबर पर रखा। तो उन्होंने जो है मज़हब का नारा जो है मज़हब को पीछे रखा और अपने देश को आगे रखा। तो उन्होंने इस बात को जो है स्वीकार नहीं किया। तो 16 मार्च 1527 में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर को जो है ललकार दिया और वहाँ पे भीषण युद्ध हुआ। तो एक तीर आया और राणा सांगा के हाथी के औंधे में लग गया और वो मूर्छित जो है एक तरीके से हो गए। राजपूत सेना के पैर उखड़ने लगे, तो सेनापति का झंडा खुद हसन खां मेवाती ने संभाला और बाबर को ललकारते हुए उस पर ज़ोरदार हमला बोल दिया। मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा। इस प्रकार से हसन खां मेवाती जो है युद्ध में जो है देश के ऊपर वीरगति को प्राप्त हुए। कहने का मतलब क्या है, हसन खां मेवाती जो है राणा सांगा के साथ मिल गए थे। राणा सांगा के जो हाथी हैं ना, उनके औंधे लिख के बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि औंधा क्या होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जब मैं आपसे पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि किस बच्चे ने जो है वीडियो को देखा है ना। तो क्या है, उनके औंधे में तीर लगा, हाथी मूर्छित हो गया और जो
क्या हुआ फिर, राणा सांगा जो है एक तरीके से क्या हो गए थे, वो जो है खड़े नहीं रह पाए वहाँ पे युद्ध में। तो क्या हुआ फिर, क्योंकि वो सेना को लीड कर रहे थे, हसन खां मेवाती उनके आदर्शों पे चल रहे थे या उनके पीछे पीछे या उनके साथ चल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, हसन खां मेवाती ने अपने जो है क्या हुआ, जब राणा सांगा जो है लीड नहीं कर पाए सेना को, तो फिर क्या किया, हसन खां मेवाती ने वो झंडा उठाया और फिर वो बड़ी वीरता से लड़े। लेकिन एक तरीके से एक बैड लक कह लीजिए आप, उनका बुरी किस्मत कह लीजिए एक तरीके से थी, एक गोला जो है उनको लगा और वहीं पे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अलवर में स्थित है ये एक हसन खां मेवाती की प्रतिमा, ये जो आपकी बुक में दिखा रखी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हुमायूं के बारे में बात करते हैं, जो कि बाबर के जो है बेटे थे और अकबर के पिता थे, ठीक है। इन्होंने 1530 से 40 और 1555 से दोबारा से आए थे, 1556 में जो है राज किया था दिल्ली पे। तो फिर हो गई थी बाबर की मृत्यु। काफ़ी समय लग रहा है ना? जी हाँ, काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी लंबा जाएगा लेसन, बट एक वीडियो में एक लेसन को हम डालेंगे ही डालेंगे। बच्चों यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं कि नीचे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें चैनल को। देखते हैं हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग तो इसको वीडियो को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड मत करना प्लीज़, आप डाउनलोड मत करें इस वीडियो को यहीं से देखें आप, ताकि अपने YouTube चैनल को सपोर्ट मिले, आपके टीचर को, आपके दोस्त को, आपके भाई को जो है एक तरीके से सपोर्ट मिले। तो आप इसको पूरा देखेंगे, चाहे आप इसको बार बार मतलब कई बार में देखें, मेरे को तो एक बार में ही रिकॉर्ड करके डालनी पड़ेगी, लेकिन आप इसको जो है क्या करेंगे, प्लीज़ आप डाउनलोड मत करें, आप इसको यहीं पे देखें। बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं जो है, बाबर की मृत्यु जब है 1530 में हुई थी, तो उसके बाद जो है हुमायूं जो है 1530 में राजा बना था और राज सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं ने अपने सामने जो है अफ़गानों, राजपूतों और अपने सगे संबंधियों के रूप में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस की थी, ठीक है, क्योंकि वो उसके विरोध में खड़े थे और उसका स्वभाव कैसा था, चंचल था। और वो एक तरीके से ये कहा गया है कि अफ़ीम का सेवन बहुत करता था, अफ़ीम का आदी था वो। अफ़ीम नशा होता है, बच्चे जानते होंगे। एक योग्य अफ़गान सेनानायक थे शेरशाह सूरी, जो आगे चल के जो है क्या करते हैं, राजा बनते हैं यहाँ पे दिल्ली के, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने जो है चौसा और कन्नौज के युद्धों में जो है पराजित करके उसको भारत से जो है खदेड़ दिया था एक तरीके से। एक योग्य अफ़गान सेनानायक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने जो है चौसा और कन्नौज के युद्धों में जो है क्या किया था, भगा दिया था यहाँ से, किसको, अपने हुमायूं को भगा दिया था यहाँ से, ठीक है। तो 15 साल के बाद, जो ये 1540 के बाद जो 55 में आए थे ये, तो दोबारा आए थे ये यहाँ पे, ठीक है। तो सूर जो साम्राज्य था उसके दुर्बल हो जाने के बाद दिल्ली पर जो है 1555 में दोबारा से जो है अधिकार कर लिया था। और बताया गया है कि 1556 में सीढ़ियों से लुढ़क कर उनकी जो है मृत्यु जो है हो गई थी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा मुग़ल साम्राज्य है 1540 से लेके 1555 तक, ठीक है, यहाँ पे बीच में जो है कौन सा साम्राज्य आया था, सूर साम्राज्य की स्थापना जो है दिल्ली पर हुई थी। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे या आगे किसी जो है नेक्स्ट 9th क्लास में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फोकस सिर्फ मुग़ल साम्राज्य पे होना चाहिए। शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन था, क्या था। शेरशाह सूरी जो है कौन था। हुमायूं के राज्य अवरोहण के 10 वर्ष के भीतर शेरशाह सूरी ने उसे हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया था। और शेरशाह सूरी एक योग्य सेनानायक और कुशल प्रशासक था। उसके मन में मुग़लों के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा, एक तरीके से ईर्ष्या भरी हुई थी और वह मुग़लों की कमज़ोर जो कड़ियाँ थी उनको अच्छे तरीके से जानता था। इसी कड़ी का उसने फ़ायदा उठाते हुए 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को हराया और उसके बाद उसको यहाँ से भगा दिया था। और यहाँ से भाग के जो हुमायूं है वो भाग गया था, मतलब लुकता छिपता छिपाता फिर रहा था हुमायूं, ठीक है। एक बार तो कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान ही भाग गया था वो, ठीक है। तो फिर पंजाब, यहाँ पे अमरकोट में जो है बाद में यहाँ पे अकबर की जो है एक तरीके से जन्म होता है अकबर का वहाँ पे, ठीक है। तो 1539 में चौसा में हराया और 1540 में कन्नौज में हराया और उसको यहाँ से भगा दिया था।
फिर उसके प्रयासों से ही मुग़ल साम्राज्य जो है 1540 से 55 तक जो है, यानी कि 15 वर्षों तक जो है हिंदुस्तान के मानचित्र से एक तरीके से मुग़ल जो है क्या रहे, गायब रहे, दिखे ही नहीं। ठीक है। फिर हुमायूं के हराने के बाद हुमायूं को जो शेरशाह सूरी हैं उसने रायसीन, मारवाड़ और कालिंजर यहाँ के राजपूत शासकों के जो है कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यानी कि रायसीन, मारवाड़ और कालिंजर यहाँ के जो राजपूत शासक थे उन्होंने जो है शेरशाह सूरी के खिलाफ़ जो है क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 में जो है क्या हो गया था, शेरशाह सूरी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसने 1540 से 1545 तक 15 वर्षों तक जो है शासन किया था। दिल्ली की राजगद्दी पर वो बैठा था। अपने शासनकाल के दौरान उसने बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि वो एक वेल मैनेज्ड पर्सन था, क्योंकि वो एक योग्य सेनापति और कुशल प्रशासक था। उसमें प्रशासन चलाने की योग्यता भी थी और उसमें सेना की योग्यता भी थी, बिकॉज़ वो एक सेनापति तो था ही, है ना। तो उसने जो है बहुत अच्छे काम करवाए, जैसा कि उसने सड़कें बनवाई, उसने सराएं बनवाई, सराएं धर्मशालाएं बनवाई, उसने मुद्रा और डाक व्यवस्था में भी कई सुधार किए थे, उसने भूमि कर व्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार जो है किए थे। तो ये सब जो है बातें शेरशाह सूरी के बारे में जानने को मिलती हैं। उसके बाद हम तीसरे राजा के बारे में बात करते हैं, जो कि अकबर थे। उन्होंने 1556 से 1605 तक जो है क्या किया था, राज किया था। अकबर जो है मुग़ल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का बेटा था और उसका जन्म 1542 में हुआ था। ठीक है। और तब उसके पिता दर दर की ठोकरें खा रहे थे। अकबर का जन्म राजपूत रियासत अमरकोट में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु के बाद 1556 में वो राजगद्दी पर बैठा था। प्रारंभ में ही उसका सामना दिल्ली के शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य से हुआ था, पानीपत के मैदान में 1556 में। इसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। हेमचंद्र वीरता से लड़ा, लेकिन भाग्य से अकबर की जीत हुई और उसके बाद अकबर ने भारत की जो महान वीरांगना थी दुर्गावती, उससे लोहा लेना पड़ा और फिर मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप से भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ा अकबर को। कभी भी अकबर की अधीनता जिसने स्वीकार नहीं की थी वो कौन थे, महाराणा प्रताप थे। अकबर ने धार्मिक सहनशीलता की नीति का जो है पालन करते हुए तीर्थ यात्रा और जजिया कर, इन दोनों करों को समाप्त कर दिया था और युद्ध बंदियों को दास बनाने की जो एक प्रथा उस समय पर चली हुई थी, उस प्रथा को भी इन्होंने बंद कर दिया था। एक्चुअली अगर देखा जाए कि जो हिंदू लोग थे ना, हमारे जो हिंदू थे, उनके प्रति उदारता अगर किसी शासक में, किसी मुग़ल शासक में अगर देखने को बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से अकबर में भी देखी जा सकती है। कई ऐसे मामले भी हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं जिसमें अकबर ने भी जो है एक तरीके से नरसंहार जो है एक तरीके से हिंदुओं के ऊपर किया है। लेकिन कुछ हद तक मुग़ल जो दूसरे शासक हैं उनके मुकाबले देखा जाए तो अकबर का रवैया थोड़ा सा ठीक रहा था। फिर हम बात करते हैं इस तरीके से राजपूत नीति उसने अपनाई थी। एक राजपूत नीति अपनाई थी। अकबर ने देख लिया था कि अगर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे रहना है तो राजपूतों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो राजपूत नीति जिसको उन्होंने नाम दिया था और उदारतापूर्वक जो है उनके साथ वो रहे थे। तो इसी कारण जो मुग़ल वंश के शासन को सुदृढ़ उन्होंने किया और एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में वो सफल रहे थे। फिर बात करते हैं अकबर के ख़िलाफ़ भी जो है काफ़ी विद्रोह हुए हैं। किस किस ने किए हैं? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से इसका विरोध तो चला हुआ ही था। उसका विरोध राणा सांगा, हसन खां मेवाती, मेदिनी राय ने किया। अकबर का विरोध हेमचंद्र, दुर्गावती, राणा प्रताप ने काफ़ी किया। बाद में औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करके देश भर में मराठों, राजपूतों, जाटों, सतनामियों, सिखों, बुंदेलों ने मुग़ल वंश को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाया। यानी कि सब लोग खिलाफ़ थे मुग़ल साम्राज्य के। और अकबर के विरुद्ध हेमचंद्र, दुर्गावती, रानी दुर्गावती, है ना, महाराणा प्रताप के संघर्षमयी जो प्रतिरोध हैं उनको जो है हम इस तरीके से देखेंगे। इनके जो है विरोधों को काफ़ी जो है प्रोत्साहन दिया गया या काफ़ी इन्होंने अच्छे विद्रोह या विरोध या प्रतिरोध जो है किए, उनके बारे में जो है हम आगे देखते हैं कि हेमचंद्र ने किस प्रकार से जो है विद्रोह किया, कहाँ पे किया, कैसे किया,
ये सब जो है हम जानते हैं। या थोड़ा सा हम अपने जो महान राजा हुए हैं हमारे हिंदू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो कैसे मिली, ये टैग इनको कैसे मिला, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र हिंदू राजा थे जो कौन थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था इनका, और अपनी सूझबूझ, पराक्रम, प्रतिभा, उसके बल पर प्रधानमंत्री और सेनापति के पद पर भी ये रहे थे। और इन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते थे। 22 युद्ध कोई आसान खेल नहीं है, 22 युद्ध जीतना। देश की एकता और अखंडता को इन्होंने कायम रखने के लिए जीवन भर जो है कड़े प्रयत्न किए, और अपने जीवन का लास्ट में जो है अपने जीवन का जो है एक तरीके से बलिदान दे दिया देश के लिए। देश के जो अकबर हैं उनके दरबारी हैं अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी, और अकबरनामा में भी अबुल फजल, हालांकि अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी थे, जिन्होंने अकबरनामा में भी, जो कि अकबर का गुणगान करती है, अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, और इस अकबरनामा में हेमचंद्र की प्रशंसा भी की गई है। देखिए आप, एक जो है दुश्मन जो राजा है उसका दरबारी है, उसका कवि है, उसका लेखक है, उसकी जीवनी है लिख रहा है, और उस जीवनी में जो है हमारे राजा का जिक्र कर रहा है, एक राजा का, एक दुश्मन राजा का जिक्र कर रहा है। तो आप ये देखिए कि कितनी मतलब एक वीरता जो है रही होंगी, ये हमारे राजा थे। फिर हेमचंद्र का जन्म जो है राजस्थान के अलवर के पास एक माछेरी गांव है, वहाँ पे 1501 में हुआ था, और संत पूर्णदास इनके पिताजी थे। हेमचंद्र का परिवार कुछ समय के बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया था, और इसीलिए कहा जाता है, तो हमारे हरियाणा से इनका संबंध बन जाता है फिर, ठीक है। तो कुतुबपुर में ये रहने लग गए थे। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हरियाणा का है, यहाँ पे आके रहने लग गए थे, और फिर यहाँ पे आके इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी इन सब में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बचपन से ही उन्हें कुश्ती और घुड़सवारी का शौक़ था। उन दिनों रेवाड़ी में एक व्यापारिक जो है केंद्र स्थापित था, मतलब एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है काफ़ी उभरा हुआ था रेवाड़ी, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक भी पड़ता था ना रेवाड़ी, और आज भी पड़ता है। इराक या ईरान जैसे देशों से व्यापारी जो है यहाँ पे आते थे, इसको एक प्रमुख मंडी मानते थे, ठीक है। और हेमू ने जो है बारूद बनाने वाले एक प्रमुख तत्व होता है बारूद बनाने का, जिसको शोरे कहा जाता था, उसका व्यापार जो है यहाँ से ही शुरू किया था, रेवाड़ी से ही, ठीक है। और शेरशाह सूरी को बारूद की आपूर्ति जो है कहाँ से मिलती थी, तो यहाँ से ही मिलती थी, रेवाड़ी से ही मिलती थी, ठीक है। फिर हेमू जो है एक सेनापति और एक प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्होंने कैसे काम किया था, उसके बारे में जो है हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, शेरशाह सूरी ने हेमू की कदकाठी या योग्यता देखकर उसको क्या किया था, अपनी सेना में भर्ती कर लिया था, ठीक है। और फिर 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद उसका पुत्र था इस्लाम शाह, उसको गद्दी पर बैठाया गया था 1545 में। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक क्षमता को जाना, पहचाना, जांचा, परखा। उसके बाद उसको व्यापार और वित्त संबंधी जो कार्य हैं उसके लिए अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया था। किसने? इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह कौन था? शेरशाह सूरी का पुत्र था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर सलाहकार नियुक्त करने के बाद हेमचंद्र ने जो है क्या किया, उसके काम से खुश होकर उसको फिर क्या कर दिया, और भी उसका ओहदा जो है बढ़ा दिया था, उसको गुप्तचर विभाग का प्रमुख बना दिया था उसने, ठीक है। और फिर 1552 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई थी, तो उसका 12 वर्षीय पुत्र था, उसको जो है शासक जो है वहाँ पे बना दिया गया था। और उसका जो पुत्र था वो क्या था, 3 दिन के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था आदिल शाह। थोड़ा सा मैं यहाँ तक आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा एक तरीके से बीच में एंटरटेनमेंट के रूप में आपको बता देता हूँ। शेरशाह सूरी, उसका पुत्र कौन था? इस्लाम शाह, उसका पुत्र कौन था? आदिल शाह, ठीक है। ये जो है शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह, इस्लाम शाह के बाद जो है हमारा आदिल शाह इसका पुत्र था, ठीक है। तीनों के अंतर्गत जो है हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जो है काम किया है, ठीक है। उसके बाद आदिल शाह की मौत हो गई थी 3 दिन के बाद ही, बिल्कुल 3 दिन के बाद।
फिर आदिल शाह जो है एक जो है निरंकुश शासक भी था एक तरीके से आदिल शाह, ठीक है। वो शराबी, विलासी, बिल्कुल निरंकुश शासक था, निर्बल शासक था। तो आदिल शाह ने हेमू को सारी जिम्मेदारी जो है हेमू को दे दी और अपना जो है प्रधानमंत्री और सेना का प्रमुख सेनापति बना दिया। तो हेमचंद्र जो है कहाँ से उठे थे, बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल फर्श से अर्श तक गए थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है हेमचंद्र को क्या बना दिया गया था, सेनापति बना दिया था और उसके साथ साथ वो प्रधानमंत्री का कार्य भी देख रहे थे। अधिकतर अफ़गान जो सरदार थे उन्होंने भी आदिल शाह के खिलाफ़ जो है विद्रोह कर दिया था और हेमचंद्र ने अपनी शूरवीरता से जो है विरोधियों को जो है एक तरीके से कुचल दिया था और आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा की। इसके बाद हेमू को आदिल शाह ने बंगाल भेज दिया था। हेमू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर दोबारा से अधिकार कर लिया था। 27 जनवरी 1556 को जो है हुमायूं की मृत्यु जो है हो गई थी। कहाँ से गिर के, सीढ़ियों से गिर के। फिर हम हेमू का राज्याभिषेक और उसकी घोषणाओं के बारे में बात करते हैं कि हेमू ने राजा कब बने, कैसे बने, फिर उन्होंने किस प्रकार के जो है काम जो है किए। मुग़ल सेना के दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाने के बाद आदिल शाह ने हेमचंद्र को लड़ने के लिए भेज दिया। हेमचंद्र ने आगरा के गवर्नर थे सिकंदर खान उज़्बेक, उसको जो है परास्त किया। हेमू ने हराया था इसको, मुग़ल गवर्नर को, ठीक है, मुग़ल गवर्नर सिकंदर खान उज़्बेक को। फिर वो जो है काफ़ी जो है बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ जो है दिल्ली की ओर आया और फिर दिल्ली का गवर्नर था तर्दी खान बेग, उसको हेमू का नाम ही सुनते ही भाग गया वो हेमू का, मतलब आप वीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, नाम सुनते ही भाग गया था दिल्ली का गवर्नर। एक्चुअली मुग़ल जो आगरा का जो मुग़ल गवर्नर था वो तो काफ़ी लड़ा भी, लेकिन परास्त हुआ, लेकिन लड़ा वो, लेकिन दिल्ली वाला तो लड़ा भी नहीं। उसके बाद अकबर ने एक विशाल सेना जो है तुरंत भेज दी थी और अकबर के वज़ीर थे बैरम खान। बैरम खान जो है वज़ीर कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए उस समय पे, और वो जो है पीर मोहम्मद के साथ जो है एक सेना की विशाल टुकड़ी लेकर जो है आगे बढ़े और भारतीय इतिहास का ये जो है महान निर्णायक युद्ध था 6 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में हुआ था। और हेमू जो है बड़े साहस और वीरता के साथ लड़ा और मुग़ल सैनिकों के छक्के छुड़ाए। लगभग 3000 मुग़ल सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में। तर्दी बेग जो कि गवर्नर था एक तरीके से दिल्ली का, वो जो है मैदान छोड़ के भागा। इस युद्ध में हेमू की जीत हुई। आखिरकार 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस, जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्ष पुरानी गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई थी। रिमेंबर द डेट, ध्यान रखें इस दिनांक को। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से हेमू का राज्याभिषेक किया गया। लगातार युद्ध जीतने के कारण उनको ये उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। निसंदेह ये किसी भी भारतीय के लिए एक गौरव का पल था। हेमचंद्र की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। हेमू की वीरता और साहस को देखकर उसके दरबारियों ने उसको समझाया कि हेमू से युद्ध करना, कोई भी जब लड़ने की सोचता था हेमू से, तो उसके दरबारी ही उसको समझाते थे कि हेमू से युद्ध करना मूर्खता का एक कार्य है। बात करते हैं पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, तो क्या हुआ था। देखिए, जब दिल्ली में विजय दिवस था तो वहीं पे बैरम खान जो है उसका जो खेमा था, क्योंकि हार चुके थे, वहाँ पे जो है एक शोक का दिवस मनाया जा रहा था। आगरा, संबलपुर और दूसरे जो स्थान थे, वहाँ के जो सेना नायक थे वो हेमू के विरुद्ध लड़ने से मना कर चुके थे, क्योंकि डरते थे, वो लोग डरने लग गए थे, ठीक है। और वो जो है काबुल वापस लौटने की सलाह दे रहे थे मुग़लों को। परंतु बैरम खान ने हेमू से युद्ध करने की जो है इच्छा, एक तरीके से पूरी तरीके से वो तैयार था बैरम खान हेमू से लड़ने के लिए। 5 नवंबर 1556 को हेमू को ये पता चला कि मुग़लों की सेना जो है पानीपत में आ चुकी है, तो हेमू ने भी अपनी सेना के साथ जो है कूच किया पानीपत की तरफ और पहुंचकर मुग़ल सेना को 3 ओर से घेरकर पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया, पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। हेमू का साथी या हाथी था, उसका नाम था हवाई। उस पर चढ़कर वो चल रहा था, उस पर सवार होकर शत्रु को ललकारता हुआ, सैनिकों का मनोबल बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था लड़ते हुए। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर अकबर को यहाँ पे रखा गया था। अकबर मैदान की तरफ जरूर गया था, युद्ध स्थल पर जरूर गया था, बट वो 8 मील दूर था
अकबर जो है हेमू से या युद्ध स्थल से, ताकि यदि मुग़ल सेना हार भी जाए तो उसको भागना जो है आसान हो सके और वो काबिल जो है सुरक्षित पहुंच जाए। हेमू अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व कर रहा था और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान कर रहा था। उसने अपने पराक्रम और शौर्य से मुग़ल सेना के पांव उखाड़े और मुग़ल सेना जो है उसको हेमू का भय जो है बहुत ज़्यादा लग रहा था और हेमू अपनी सेना के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक दुर्भाग्य की बात हो जाती है। एक तीर आता है और हेमू की बाईं आंख में लग जाता है और हेमू जो है बेहोश होकर अपने हाथी के औंधे में गिर जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको औंधे का मतलब पता चल गया होगा, है ना। तो औंधे में गिर पड़े जो हेमू है वो, और अपने सेनापति को देखकर, अपने जो नायक हैं उनको ना देखकर सेना में एक तरीके से खुद ही भगदड़ मच गई। और हेमू की जो विजय जो लगातार पराजय में बदल रही थी इस समय पर, तो फिर क्या हुआ, एक तीर ने जो है भारत भूमि पर मुग़ल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए, और वो भी अचानक लगे तीर ने। ऐसे नहीं है कि किसी ने उसको मारा था। हेमू को बंदी बनाया गया उसके बाद, और फिर अकबर के सामने लाया गया और फिर जो है हेमू को जो है मृत्युदंड दे दिया। अकबर के गाजी, काफिरों को मानने वाले को गाजी कहा जाता है। अकबर ने गाजी की उपाधि जो है क्या की, हासिल की, और उसके बाद हेमू का कटा हुआ सिर जो है काबुल के जो है दिल्ली दरवाजे पर लगाया और उसकी धड़ पुराने किले के बाहर जो है लटकाई, ताकि लोगों को दिलों में जो है डर, अकबर का जो डर है ना, वो बना रहे। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया और हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफ़गान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी एक गांव है सोदापुर जो कि पानीपत में है, वहाँ पे हेमू का स्मृति स्थल भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अद्भुत शौर्य और वीरता का परिचय दिया। उसने अपने जीवन में लगभग 22 युद्ध जीते और 29 दिन तक दिल्ली पर शासन किया। और हेमू के संघर्ष की परंपरा को रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने जो है आगे बढ़ाया उस चीज़ को, और भारत के गगन में एक पुच्छल तारे की तरह वो चमका, दमका, ददका और लास्ट में जो है वो अनंत में विलीन हो गया एक तरीके से। तो इसलिए हेमू जो है ना, उसका जो नाम लिया जाता है इतिहास में, वो बड़ा महान नाम लिया जाता है। हालांकि उसने सिर्फ 29 दिन तक दिल्ली पर राज किया था, लेकिन बहुत मतलब एक तरीके से बहादुरी एक देखी जाती है। उसकी जो कथा है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बहादुरी से वो लड़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं रानी दुर्गावती। दूसरा जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से महान जो इन्होंने किया था, किन्होंने, दुर्गावती ने जो किया था विद्रोह, एक तरीके से दूसरे विद्रोही के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि रानी दुर्गावती थी। अब इनके बारे में जानिए। हिंदुस्तान आपको पता है कि वीर और वीरांगनाओं का देश रहा है। इस पवित्र धरती ने न केवल पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया, बल्कि अनेक वीरांगनाओं को भी जन्म दिया, जिसमें इस देश को स्वतंत्र कराने, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने या विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने, इन सब चीज़ों में बराबर का योगदान दिया है हमारी वीरांगनाओं ने, या फिर आप कह लीजिए नारी शक्ति ने। ऐसी एक वीरांगना की बात करते हैं जिसका नाम रानी दुर्गावती था, और ये गढ़ मांडला की थी। गढ़ मांडला या मंडला, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण करके अपनी धर्म संस्कृति का सम्मान जो है लौटाने या वापस लेके आने की एक भरकस जो है प्रयास करने की कोशिश की। रानी दुर्गावती का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? रानी दुर्गावती का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था, कालिंजर नाम के किले में। ठीक है, 5 अक्टूबर 1524 को, 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था इनका जन्म। इनके पिता जो है राजपूत चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह थे और रानी दुर्गावती इनकी इकलौती संतान थी। वो सुंदर, सुशील, नम्र स्वभाव का जो होता है वो विनम्र कहलाता है, योग्य और साहसी लड़की थी। शौर्य और साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने बाल्यकाल से ही बंदूक, तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध कौशल में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। युद्ध कौशल में के साथ साथ रानी दुर्गावती को वीरतापूर्ण और साहस भरी कहानियाँ सुनने और पढ़ने का काफ़ी शौक़ था।
पिता कीर्ति सिंह के साथ रहकर उन्होंने राजकाज के काम भी सीख लिए थे और उनके साथ काम में हाथ भी बटाती थी। पिता के को पुत्री के सर्वगुण संपन्न होने पर काफ़ी गर्व भी होता था। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता का समावेश थी रानी दुर्गावती, ठीक है। और इसके कारण उनकी जो प्रसिद्धि है वो काफ़ी दूर दूर तक फैल गई थी, ठीक है। उसके बाद रानी दुर्गावती के शौर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गोंडावाना राज्य के राजा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह उनके साथ करने की जो है चेष्टा जताई और ये हुआ भी परिपूर्ण ये चीज़, ठीक है। वो अपनी पुत्रवधू बनाकर इनको ले गए थे। विवाह के 1 वर्ष बाद दुर्गावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराज संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद दलपत शाह को गोंडावाना का शासक बनाया गया, ठीक है। दलपत शाह जो कि इनके पति थे, दलपत शाह जो है शासक बन गए, लेकिन दुर्भाग्य से दलपत शाह का भी निधन हो गया। दुर्गावती ने पुत्र वीर नारायण का राज तिलक करवा दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करवाया और संरक्षिका के रूप में जो है वो स्वयं शासन का संचालन जो है करने लग गई थी। फिर बात करते हैं दुर्गावती के प्रशासन और प्रजाहित के कार्य। दुर्गावती जो है एक कुशल प्रशासिका थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से ये चीज़ें सीखी थी, पीछे उन्होंने किया था ये सब। वो जो है जो राज कार्य हैं उनमें काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। दरबार में सैनिकों के वेश में भी जाती थी, ठीक है। उनके नेतृत्व में गोंडावाना राज्य ने काफ़ी प्रगति की, प्रजा समृद्ध और वैभव संपन्न थी। दुर्गावती जो है प्रजा के बीच में भी जाती रहती थी, उनके सुख दुख में भी जो है उनका हालचाल पूछती रहती थी। रानी दुर्गावती की जो है जनता की भलाई के लिए काफ़ी जो है मठ, कुएं, बावड़ियाँ या फिर धर्मशालाएं भी बनवाई। अपने दीवान आधार सिंह के नाम पर, उनके दीवान का नाम क्या था? आधार सिंह। उनके नाम पर उन्होंने आधार ताल और बचपन की दासी रामचेरी के नाम पर चेरी ताल और प्रिय हाथी सरमन के नाम पर हाथी ताल बनवाया और उनकी स्मृति जो है एक तरीके से उन्होंने अपने जो है पास रखी। उनके नाम दिए उन्होंने इन तालों को, इन जगहों को। फिर उन्होंने नरबली, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा और जाति प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों या कुरीतियों को जो है दूर करने का भरकस जो है प्रयास किया। इनका प्रतिरोध क्या था मुग़ल शासन के खिलाफ? मुग़ल शासक उत्तर मध्य भारत में छल कपट, लूट, अपहरण और अत्याचार लगातार बढ़ाते जा रहे थे और उनकी गिद्ध दृष्टि से गोंडावाना राज्य कैसे बच सकता था। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने भी गोंडावाना राज्य पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार वो हार गया था। रानी जो दुर्गावती थी रीवा और मालवा की सीमा तक जो है अपने साम्राज्य को फैला चुकी थी। रीवा अकबर के सूबेदार आसफ़ खान के अधीन पड़ता था और मालवा आदम खान के अधीन पड़ता था। आसफ़ खान ने अकबर को दुर्गावती के खिलाफ़ उकसाया और आसफ़ खान की बातों में जो है अकबर एक तरीके से आ चुका था और उसने 1564 में आसफ़ खान को गोंडावाना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। उन दिनों इस राज्य को गढ़ कटंगा के दोहरे नाम से जाना जाता था। अबुल फजल जो है कौन थे? अबुल फजल जो है किसके राज दरबारी थे या लेखक थे? एक तरीके से किसके? अकबर के जो अबुल फजल जो है अधिकारी थे या लेखक थे। इस राज्य की सीमाएं पूर्व में रतनपुर से लेके और पश्चिम में राय सिंह तक, उत्तर में रीवा से लेके दक्षिण में दक्कन पठार के किनारे तक फैली हुई थी। ऐसा बताते हैं अबुल फजल, ठीक है, गोंडावाना सीमाओं के बारे में। आक्रमणकारी जो मुग़ल सेना थी उसमें 50,000 पैदल और घुड़सवार सेना थी, लेकिन रानी दुर्गावती की सेना में 20,000 सैनिक और 1,000 हाथी थे। दुर्गावती ने हमलावरों को आगे बढ़ने से तब तक रोका जब तक वो घायल नहीं हो गई। वह 2 दिनों तक बहादुरी से लड़ती रही। बाद में उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को छुरा घोंपकर अपनी हत्या कर ली। मुग़ल सेना गोंडावाना की राजधानी जो थी उसको काफ़ी जो है लूटपाट किया वहाँ पे। गोंडावाना का शिशु बालक जो था वीर नारायण
उसने भी अपने प्राणों की बलि देने तक काफ़ी बहादुरी जो है दिखाई, काफ़ी बहादुरी से वो लड़ा और फिर जो है वो मर गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया। आसफ़ खान को गोंडावाना से काफ़ी बड़ी मात्रा में लूटपाट का धन प्राप्त हुआ। उसके बाद भारी मात्रा में सोने, चांदी के सिक्के, सोने के बर्तन, रत्न, मोतियाँ, मूर्तियाँ, सोने की बनी हुई पशुओं की आकृतियाँ और भी दूसरी जो चीज़ें जो है वहाँ से काफ़ी लूटपाट की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से उसको प्राप्त हुई। वीरांगना दुर्गावती जो थी, उन्होंने अपने दुर्ग का नाम अपने देश के सम्मान, धर्म, इन सब चीज़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन जो है एक तरीके से न्यौछावर कर दिया। आने वाली पीढ़ियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में आज भी इनका नाम लिया जाता है। और ये एक पहेली लिखी गई थी, उनकी याद में जो है गीत लिखा गया था। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं हम महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। काफ़ी महान राजा, राजपूत राजा हमारे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से जो है ये बिलोंग करते थे। इनके गौरव सीमित संसाधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले और अकबर की अधीनता जो थी, अधीनता मतलब किसी के अंडर काम करना, उसको न स्वीकार करने वाले जो महान योद्धा हैं वो महाराणा प्रताप हैं। उनकी जो वीर गाथा थी, उसकी जो अथाह मतलब जो कभी ना ख़त्म होती जो देशभक्ति थी, उसके कारण जो है उनको जाना जाता है आज भी। उन्होंने मुग़ल सेना को अजेय होने की धारणा जो थी ना, अजेय मतलब जो कभी भी ना हारा हो, उस धारणा को जो है एक तरीके से ख़त्म जो है किया था इन्होंने। अपने देश की या सभी राजपूत राजाओं को देश, धर्म, संस्कृति, इन सब चीज़ों के बारे में संगठित करने का जो है इन्होंने एक तरीके से काम किया था। और बाकी जो राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की या मुग़लों की एक तरीके से कह लीजिए अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो आई थी उनकी नीति राजपूत नीति। जो राजपूत नीति थी उसके तहत जो बाकी के मुग़ल जो राजा थे उनकी अधीनता जो है राजपूतों ने जो स्वीकार कर ली थी, उसको ये मानते नहीं थे। ठीक है, उसको एक तरीके से मानते नहीं थे। बात करते हैं इनके जन्म की, तो जन्म इनका 9 मई 1540 को हुआ था और कुंभलगढ़ राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। महाराणा उदय सिंह इनके पिताजी का नाम था और इनकी माता का नाम था जयवंता बाई सोनगरा। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। याद रखें आप, ऐसे ही याद रहेगा। इनके बचपन का नाम भी ज़्यादा फेमस नहीं है, बट कीका इनको बचपन में कहते थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर और दृढ़ निश्चयी थे। सामान्य शिक्षा से लेकर खेल कूद, हथियार बनाने की कला, इनको सब आती थी और इनकी रुचि भी इन्हीं चीज़ों में थी। वो धन दौलत के स्थान पर मान सम्मान और स्वाधीनता को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। धन दौलत का कोई मतलब नहीं था इनकी ज़िंदगी में, ये सिर्फ़ और सिर्फ मान सम्मान और स्वाधीनता को ज़्यादा महत्व देने वाले लोगों में से थे। उनके पिता जो महाराणा उदय सिंह थे, उनकी मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 में इनको 32 वर्ष की आयु में गोकुंदा में सिंहासन पर बैठाया गया था। अजमेर, बूंदी, जयपुर और दूसरी राजपूत जो रियासतों के राजा थे वो भी अकबर की मित्रता के प्रभाव में थे, लेकिन इन्होंने जो है कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसी स्थिति हतोत्साहित करने वाली थी कि बाकी के जो पास की जो रियासतें थी वो सब जो है मुग़लों की अधीनता राजपूत नीति के कारण लगा लो या किसी भी तरीके से लगा लो, कमज़ोर समझने के कारण लगा लो अपने आप को, उन्होंने जो है मुग़लों के या अकबर के अधीन अपने आप को कर दिया था। बट इन्होंने अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोकुंदा को केंद्र माना और समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए बड़े बड़े सरदारों को बुलाया और उनसे प्रतिज्ञा ली कि आप लोग अपने राज्य, साम्राज्य, संस्कृति, धर्म के लिए आप जो है लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ पर झंडा न फहरा दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। चित्तौड़ काफ़ी फेमस जो है रियासत रही है, बड़ा अच्छा जो है नाम है ऐतिहासिक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का। सोने चांदी के बर्तनों का त्याग करके पत्तल में भोजन करूँगा।
जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा तब तक धरती पर सोऊंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा। सभी सरदारों ने भी उनके साथ प्रतिज्ञा ली थी। जनमानस को संगठित करके पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाई। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के प्रमुख शासकों को आप जो है इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, आप जो है इस टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का नाम आता है। ठीक है, और आगे जो है हम देखते हैं महाराणा प्रताप के शासन के समय अकबर ने कूटनीति जिसमें उदारता की नीति या फिर राजपूत नीति, ये सब मतलब आप तीनों का एक ही मतलब बनता है। राजपूत जो शक्ति थी अकबर ने मान लिया था कि ये काफ़ी जो है समृद्ध, तेज़ और काफ़ी मतलब इनसे जीत पाना आसान काम नहीं था अगर ये संगठित हो जाए तो इसने जो है अकबर ने भी थोड़ी सी उदारता जो है राजपूतों के प्रति दिखाई थी। ठीक है, तो उसको कूटनीति, उदारता की नीति, राजपूत नीति, ये सब जो है ऐतिहासिक दृष्टि से कहा गया है। अधिकतर राजपूत जो राजा थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के पास दो ही विकल्प थे, साम्राज्यवादी क्रूर या चालाक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना, और दूसरा जो रास्ता था स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना। तो जाहिर सी बात है इन्होंने स्वाधीनता या संघर्ष का जो है मार्ग अपनाया था। अकबर जो है महाराणा प्रताप की बहादुरी, शौर्य, प्रतिज्ञा से काफ़ी भयभीत भी था। अतः उसने महाराणा प्रताप पर सीधे आक्रमण करने के बजाय मेवाड़ के चारों ओर उनके ऐसे संबंधियों या राजपूत शासकों को जो है अपने साथ लगाया जो उसके विरोधी थे एक तरीके से। तो विरोधियों को बना दिया, अपने को ही विरोधी बना के उसके पास जो है फिर भी जो है इनको काबू करने में मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था इनको। काफ़ी अपने ही इन्होंने एक तरीके से विरोधी बना दिए थे अकबर ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिली। फिर हम बात करते हैं अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने आमेर के राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भेजा। स्वाभिमानी राष्ट्र भगत महाराणा प्रताप उसके साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसके पीछे कारण था। उनका कहना था कि जिन लोगों ने धन व प्रतिष्ठा के लोभ में या भय से यवनों को अपनी कन्या दे रखी हो, यवन मतलब खूंखार बेकार इंसान एक तरीके से, उनको जो है अपनी कन्या दे दी हो तो वो उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में जो राजा मान सिंह थे वो जो है क्या हो गए थे, उनसे मतलब काफ़ी जो है उन्होंने ये समझा कि मेरा मान सम्मान नहीं रखा, मैं जो है आपसे मिलने के लिए आया और मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। तो वो और ज़्यादा भड़क उठे और उसने अकबर को जाके बोल दिया कि वो नहीं मानने वाला, उसके ऊपर तो हमें आक्रमण ही करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। इतिहास में काफ़ी अदब शब्दों में जो है इसके बारे में कहा जाता है, काफ़ी नाम है इस युद्ध का। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के कई प्रयासों के बावजूद भी अकबर असफल रहने के बाद महाराणा प्रताप को अब अनुमान हो चुका था कि अकबर अब मेवाड़ पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेगा, और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि ऐसा ही हुआ था। तो महाराणा प्रताप बिल्कुल तैयार थे। अकबर ने राजा मान सिंह व राणा के विद्रोही भाई शक्ति सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अकबर स्वयं अभी भी नहीं आता। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके वहाँ के बहुमूल्य खनिजों पदार्थों और मेवाड़ से गुजरने वाले आर्थिक व्यापार के रास्ते पर अधिकार करना चाहता था। अकबर को ये भी भय था कि अगर महाराणा प्रताप सफल हुआ तो वो अन्य राजपूत राज्य जो है उसका जो है एक तरीके से उसके पीछे पीछे चल देंगे, उसके साथ चल देंगे। इस बात का भी उसको डर था, इसलिए भी वो महाराणा प्रताप को कुचलना चाहता था। महाराणा प्रताप को भी ये विश्वास था कि यदि वह अपने उद्देश्य में सफल रहा तो राजपूत जो शासक थे आसपास के, जो क्या करते थे, अधीनता स्वीकार कर चुके थे अकबर की या मुग़लों की, वो जो है काफ़ी अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और उसके साथ लग लेंगे। तो ये विश्वास था एक तरीके से। बात करते हैं वापस युद्ध की। इधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुँच जाता है। 18 जून 1576 को सुबह सुबह की बात है, प्रातःकालीन समय था। हल्दी घाटी मैदान में युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप के साथ रावत, किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, भामाशाह झाला मान और भील सरदार राणा पुंजा थे।
चंद्रावल चंदावल, सॉरी चंद्रावल नहीं है, ये एक हरियाणवी मूवी का नाम है चंद्रावल। चंदावल में घाटी के मुहावने पर भील लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। उनकी सेना में अफ़गानी सरदार बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज था हाकिम खान सूर। महाराणा प्रताप के द्वारा उसको मेवाड़ का सेनापति बनाया गया था। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के मध्य खूब युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और सेना के उत्साह को देखकर मुग़ल सेना जो है अपने आप को अस्त व्यस्त महसूस करने लग गई थी। मुग़ल इतिहासकार बदायूनी ने स्वीकार किया कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना ज़्यादा तीव्र था कि मुग़लों की सेना जो है अपनी जान बचाकर भागने लगी थी। हाकिम खान सूर हरावल सेना की सबसे आगे की पंक्ति में जो महाराणा प्रताप की सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। वे मेवाड़ के शस्त्रागार के प्रमुख भी थे। वे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। महाराणा प्रताप युद्ध की वीरता से लड़ रहे थे, काफ़ी वीरता से युद्ध लड़ रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध घमासान तीव्र चरम पर चला गया था। हाथी पर सवार मान सिंह ने अपने भाले से वार किया, परंतु संयोग से मान सिंह जो है बच गया। उसका हाथी उसको लेकर भाग गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय और बहादुर घोड़ा जो था ना चेतक, इसके काफ़ी किस्से हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। काफ़ी कवियों ने, काफ़ी लेखकों ने चेतक घोड़े और महाराणा प्रताप की जो दोस्ती थी, ये जो बॉन्ड था इनका, उसके बारे में काफ़ी कविताएं, काफ़ी लेखन हमें देखने को मिलते हैं। महाराणा प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया, लेकिन वो घबराए नहीं। फिर पूरी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसे देखकर मुग़ल सेना में हड़कंप एक तरीके से मच गया था। अब महाराणा प्रताप ने युद्ध की दिशा को मैदान की बजाय पहाड़ों की ओर मोड़ने का प्रयास किया। अब तक झालामान ने मुग़ल सेना को रोके रखा था और अपने जीवन का बलिदान वो भी दे चुके थे। इस समय तक 2 मुग़ल सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह ने यह देखा कि दोनों मुग़लों को मार डाला और भाई के गले लग गए थे शक्ति सिंह। इस युद्ध में मुग़ल सैनिकों का मनोबल टूट चुका था कि उनमें महाराणा प्रताप की सेना जो है उसका पीछा करने का अब साहस नहीं बचा था। जो यहाँ तक जो घायल जो घोड़ा था चेतक, उसने भी दम तोड़ दिया था। महाराणा प्रताप को अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चेतक की स्मृति में उन्होंने चबूतरा, आज भी जो है उनकी स्वामी भक्ति के बारे में जो है संदेश जो है हमें देता है। उसकी स्मृति में एक चबूतरा बनाया हुआ है। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या निकला था? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास जो है काफ़ी दृढ़ किया था। अब महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। कविगण महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा में काफ़ी रचनाएं करने लग गए थे। राजस्थान की महिलाएं उनकी वीरता और शौर्य के गीत गाने लगी थी, लोकगीत कह लीजिए। देशवासी में स्वाभिमान का भाव जागने लग गया था। नाट्य रूपांतरण के द्वारा शूरवीरता को स्थान स्थान पर दिखाया जाने लग गया था। राणा का कठिन और संघर्षमय जीवन देखकर वे राजपूत राजा भी शर्मसार होने लगे थे, जिन्होंने मुग़लों की जो अधीनता थी वो स्वीकार कर रखी थी। ऐसे राजा अब महाराणा प्रताप के सहयोग का विचार कर रहे थे। इसी बीच महाराणा प्रताप के पूर्वजों के मंत्री भामाशाह ने उनसे मिलकर अपनी सारी धन संपत्ति उनको सौंप दी थी। अकबर ने शाहबाज खान, अब्दुल रहीम और जगन्नाथ कुशवाहा को प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा, परंतु उन सब को भी हार का सामना करना पड़ा, यानी कि उनको भी मुँह की खानी पड़ी। अब महाराणा प्रताप की रक्षात्मक की अपेक्षा आक्रामक नीति उन्होंने अपनाई। अक्टूबर 1582 में प्रताप ने मुग़लों के प्रमुख थाने दिवेर पर आक्रमण कर दिया। मुग़ल सेनानायक सुल्तान खान ने आसपास के 17 थानों के थानेदारों को बुलाया, लेकिन उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद मुग़ल सेना को वहाँ से भागना पड़ा, वहाँ से हारने के बाद भागना पड़ा वहाँ से, और कोई ऑप्शन ही नहीं था उन लोगों के पास। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुग़ल थानों पर जो है एक तरीके से अपना अधिकार जो है जमा लिया था। महाराणा प्रताप को अपने वश में करने के बाद
मुग़ल सेना की बार बार असफलता के कारण महाराणा प्रताप को अपने वश में करने की जो इच्छा थी, उसकी लालसा जो थी वो बार बार जो है असफल हो रही थी। अब अकबर में प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस नहीं बचा था। अब चावंड को प्रताप ने नई राजधानी जो है बनाया, चावंड जगह का नाम है, इसको राजधानी बनाया और इसके आसपास के राजाओं को संगठित करने की कोशिश की। धीरे धीरे राजपूत राजा महाराणा प्रताप के साथ सहयोग में आने लगे। महाराणा प्रताप ने अपनी आक्रामक नीति के अंतर्गत उन किलों को दोबारा से प्राप्त किया जिन्हें उनके पिता ने महाराणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों गंवा दिया था। 25 वर्षों तक मुग़ल सेना के साथ युद्ध करते रहे और जीवन जो है अति संघर्ष किया जीवन में, और उनको इससे कोई आराम नहीं मिला। तो इससे क्या हो गया, उनका शरीर एकदम जो है लगातार जो है युद्ध उसमें जो है शरीर जो है एकदम से थकान महसूस करने लगा। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। चावंड में आज भी उनके महलों और भामाशाह की हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं। बाडोली गांव में महाराणा प्रताप का स्मृति स्थान भी देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, देखे गए हैं, जाना गया है उनके बारे में। महाराणा प्रताप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व जो भी हम कार्य अपने जीवन में करते हैं उनके कारण जनमानस के प्रिय थे। युद्धों में दिवंगत वीरों के परिवारों को महाराणा प्रताप ने पिता की तरह स्नेह किया, प्यार दुलार किया। प्रताप ने कैद में की गई मुग़ल स्त्रियों को सुरक्षित वापस नारी सम्मान सुरक्षापूर्वक लौटाया और इससे उन्होंने परिचय दिया कि वो नारी जाति का कितना सम्मान करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण, जलाशय बनाने की नई तकनीकों का विकास किया। संस्कारी जीवन जीने की दृष्टि से उन्होंने व्यवहार आदर्श जैसा एक ग्रंथ लिखवाया। महाराणा प्रताप के द्वारा लिखित राज्य अभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए एक आदर्श शासन पद्धति मैं इसको कहूँगा, ये बनी। महाराणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला को संरक्षण दिया। देश की समृद्धि के लिए धातुओं की खादानों की सुरक्षा की, सभी संप्रदायों का आदर सम्मान सत्कार किया। जनजाति के मुखियाओं को सम्मान देकर समरता का संदेश दिया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर उनके काल में शैव और वैष्णव धर्म की एकता को बताते हैं, दर्शाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणता, स्वाधीनता के लिए संघर्ष, नीतिगत आदर्शों का पालन, मानवाधिकार व नारी सम्मान, पर्यावरण, जल संरक्षण और सर्वमान्य को आदर जो है महाराणा प्रताप की महानता की क्या है, एक तरीके से प्रमाण है। एक आदर्श व्यक्ति तो या एक आदर्श राजा के गुण जो है यहाँ पे इस जो है एक तरीके से डिब्बे में एक तरीके से बंद किए गए हैं। फिर बात करते हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब की। ये जो है काफ़ी फेमस राजा रहे, जहांगीर और शाहजहां भी, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले जहांगीर की। 1605 से लेकर 1627 तक जो है इनकी जीवन गाथा रही। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जो है राज सिंहासन पर बैठा। वो बहुत ज़्यादा विलासी प्रवृत्ति का जो है राजा था। शाही हरम में अनेक उपपत्नियाँ रखता था। बहुत अहंकारी राजा था, सदा चापलूसों से घिरा हुआ रहता था। वो अपने पिता के जीवन काल में ही सम्राट बनना चाहता था। उसने ही अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी कवि था एक तरीके से, उसकी हत्या करवाई थी। और इसकी प्रिय पत्नी की बात करें तो नूरजहाँ जो है इसकी प्रिय पत्नी थी। उसने जो है अपने शासन पर नूरजहाँ का प्रभाव जो है काफ़ी दिखा रखा था, मतलब सबसे प्रिय पत्नी की वो सबसे ज़्यादा मानता था। 1627 में उसकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर ने सिखों के पंचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। इस घटना के बाद अर्जुन देव के पुत्र और छठे सिख गुरु श्री हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी की थी। तो ये काफ़ी निरंकुश एक तरीके से राजा था जहांगीर। उसके बाद शाहजहाँ, ये जहांगीर का बेटा था। 1627 में ये राजा बना था। वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी राजा था।
उसने जो है शासक बनने के लिए अपने पिता के समय ही विद्रोह भी कर दिया था। शाहजहाँ में सहनशीलता जो है बहुत कम थी, असहनशील राजा था। धार्मिक रूप से इस्लामी रिवाजों को ज़्यादा मानता था, इस्लाम धर्म में ज़्यादा विश्वास रखता था। इसी कारण से उसने बनारस, प्रयाग और कश्मीर में या गुजरात में इन 4-5 जगहों के मंदिर भी तुड़वाए थे उसने। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह उसके मनसबदार थे। मनसबदार क्या होते हैं बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मनसब नहीं बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। वैसे जगह से ज़मीन से संबंधित मनसब होता था। अब बता दीजिए आप मनसबदार क्या होते थे या कौन होते थे। यद्यपि उसने हिंदुओं को पदों से नहीं हटाया, लेकिन उसने ऊंचे पद भी हिंदुओं को नहीं दिए। 1657 में शाहजहाँ बीमार हो गया, जिसके कारण उसके 4 बेटों दारा, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब में उत्तराधिकार का गृह युद्ध आरंभ हो गया। शाहजहाँ ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को राज सिंहासन पर बैठाना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। धार्मिक रूप से तो सहनशील और उदार व्यक्ति था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। और उसने वैसे वो बैठा था कुछ समय के लिए, पर उसने जो है इतना ज़्यादा रह नहीं सका वो। फिर औरंगज़ेब ने जो है सभी अपने भाइयों को मार डाला और वो जो है राजा के रूप में उभरा और अपने पिताजी को उसने जेल में जो है डाल दिया था। फिर बात करते हैं सबसे निरंकुश राजा की, जो कि इतिहास का सबसे निरंकुश, वैसे निरंकुश तो नहीं कह सकता मैं इसको, इनको भी क्या कहूँ, इसको भी क्या कहूँ। वैसे जो है क्या होता है, ये बहुत मतलब एक तरीके से अत्याचारी, एक तरीके से सम्राट का टैग जो है इनको मिला हुआ है। ऐसी बातें भी उठ रही हैं कि इनको इतिहास से हटा देना चाहिए, ऐसी चीज़ें भी उठती हैं। 1658 से 1707 तक इनकी अमर गाथा रही और इनके बाद के शासकों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो उत्तराधिकार का युद्ध जीता इसने। सबसे पहले तो अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को जेल में डाला और 1658 में सम्राट बना। सबसे ज़्यादा कट्टर मुसलमान था ये, मुसलमान तो था ही, लेकिन कट्टर जो है सुन्नी मुसलमान की कैटेगरी में इसको डाला जाता है। उसने अकबर के द्वारा हिंदुओं के प्रति अपनाई गई जो धार्मिक सहनशीलता की नीति थी और राजपूतों के प्रति जो राजपूत नीति थी उसको जो है हटा दिया था, उसको मानने से बंद कर दिया था। तीर्थ कर और जजिया कर जो कि 1564 में अकबर ने हटाए थे, उनको इसने दोबारा से लगा दिया था। 1658 में ही लगा दिया था इसने। हिंदुओं को ऊंचे पदों से हटाया, हिंदुओं के मेलों पर जो है रोक लगाई। बनारस, मथुरा, इन सब जगहों से मंदिर और मस्जिद तुड़वाए और मस्जिदें बनवाई। जाट, सतनामी, मराठे, राजपूत, सिख और बुंदेल, इन सब लोगों ने इसके खिलाफ कड़े विद्रोह किए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह को इसने मृत्युदंड दिया। उनकी इस प्रकार की नीतियों के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन जो है हुआ शुरू यहाँ से। 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य बिखर गया। उसके बाद जो भी राजा आए, 11 राजा आए इसके बाद। यद्यपि 1857 तक मुगल शासन करते रहे, लेकिन उनकी सत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित रह चुकी थी। प्रवृत्ति मतलब बाद में आने वाले जो 11 मुगल शासक थे, निर्बल, कमज़ोर, अयोग्य साबित हुए। 18वीं शताब्दी में मराठे एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभरे थे और उन्होंने वर्षों तक दिल्ली पर जो है शासन जो है अपना चलाया। तो इस प्रकार से हमारा जो लेसन नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो बहुत मतलब कुछ ना कुछ उसने सीखा है, कुछ ना कुछ उसने पढ़ा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई, पॉइंट टू पॉइंट हमने पूरे लेसन को किया है, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और फिर से मैं आप बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।